ओके, तो ये है हमारी अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन बैच का पहला वीडियो। और जैसे कि मैंने इसमें डाल रखा है ग्रुप में कि जितने भी अपने 6 टॉपिक्स थे उन सबको मैं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा हेडेक ना हो 2-3 घंटा बैठने का कंटिन्यू, आधा घंटा 1 घंटा लेक्चर, ऐसा सारे कंसेप्ट को स्मॉल लेक्चर्स में मैंने डिवाइड कर दिया। अभी जो आज का लेक्चर है, फर्स्ट जो टॉपिक था अपना वो था फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। अब उसमें मैंने 2 पार्ट अलग किए हैं। इस वाले पार्ट में मैं बताऊंगा आपको मीनिंग क्या होता है फाइलिंग का, इम्पोर्टेंस क्या है और कैसे की जाती है। उसके बाद इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें बताऊंगा कि एक्चुअल में बिल जो होते हैं, डॉक्यूमेंट दिखते कैसे हैं और क्या क्या डिटेलिंग है जो उसमें आपको देखनी होती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सबसे पहले मीनिंग के बारे में सुन लो। बहुत लोग को गलती हो रही थी समझने में, जो मैंने डाला था इस इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे। तो लोगों को लग रहा था कि रिटर्न फाइलिंग मतलब जीएसटी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, बट एक्चुअल में वो अलग है। इनकम टैक्स नहीं, बट जीएसटी रिटर्न फाइलिंग का अलग से लेक्चर आने वाला है। ये जो फाइलिंग है वो समझो, ऑफिस में अपने दुनिया भर के डॉक्यूमेंट्स है, सेल परचेज जेवी क्रेडिट नोट डेबिट नोट, बहुत सारे तरह के डॉक्यूमेंट्स है, वो दिखाऊंगा मैं अगले लेक्चर में, ठीक है। तो उनको रखने का तरीका, एक सिस्टमेटिक तरीके में सारे डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं ऑफिस के अंदर। अभी ये देख रहे हो ऑफिस में मेरे सब जो कवर्ड है उसमें सब क्लाइंट्स के डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं, सेल के, परचेस के, जनरल वाउचर रखा है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट रखा हुआ है, बैंक्स के भी रखे हुए हैं, ठीक है। रखने का रीज़न क्या है? अभी एक केस हुआ था हमारे क्लाइंट का, जो जीएसटी डिपार्टमेंट वाला जो बताया था मैंने। तो डिपार्टमेंट कैसे करता है ना, पहले तो सारे बिल चेक कर लेता है, उसके बाद बीच में आके बोलेगा कि मेरे को ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। अभी एक चीज़ समझो, जो ऑफिस में जो फाइल्स रखी जाती है, ऐसा नहीं कि जो आ रहा है रखा फाइल में डाला घुसेड़ा इसके अंदर कवर्ड में, ऐसा नहीं होती फाइलिंग, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स रखने का एक बहुत ही अच्छा सिस्टमेटिक तरीका होता है। तरीका रखने के पीछे रीज़न क्या है कि कल को साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद मेरे को, 5 साल बाद 10 साल बाद भी मेरे को अगर कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ रही है, ऐसा नॉर्मल तो 8 साल तक की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद आप चाहो तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। बट अगर मान लो कोई कंपनी है जो मेंटेन करती है, अगर प्रॉपर फाइलिंग हो रखी है किसी कंपनी की, तो 10 साल पुराना भी कोई बिल होगा ना, मैं उसको आराम से निकाल सकता हूँ। अच्छा, ये चीज़ समझ लो कि ऐसा नहीं कि एक मोटी फाइल है तो भाई उसमें 2-3 साल के फाइल घुसेड़ रहा हूँ, छोटी फाइल है तो उसमें 1 महीने का घुसेड़ा है, बस ऐसा नहीं होता। एक फाइल में आपका 1 साल के बिल आ जाते हैं सारे के सारे, ठीक है। अगर आपके पास बिलिंग ज़्यादा है, ज़्यादा फाइल, तो आपको अगर 2 फाइल लग रही है तो 2 फाइल, बट 1 साल की 1 फाइल रहेगी। और अगर वो डिवाइड हो रही है ज़्यादा बिल की वजह से तो उतना ही, मतलब मान लो अगर मुझे 2 फाइल्स की रिक्वायरमेंट पड़ रही है तो 1 साल का ही डाटा रहेगा। जैसे मान लो इसमें 6 महीना उसमें 6 महीना, ऐसा नहीं कि मैं 23-24 के साथ में 24-25 पे उसी फाइल में ऐड कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और प्रॉपर उस नाम के पीछे फाइल, हर फाइल के पीछे प्रॉपर पीरियड वो सब लिखा होता है कि फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, कि कौन से पीरियड से कब तक रखी है और क्या चीज़ रखा है, सेल है, परचेस है, क्या है वो सब, ठीक है। और पार्टी का नाम भी साथ में लिखा होता है। तो ऐसे आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है। ये समझा फाइलिंग का मीनिंग क्या है, डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से सिस्टमेटिक मैनर में रखना होता है, ठीक है। कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा, पहले ये चीज़ समझो। उसके बाद इम्पोर्टेंस समझो। ये तो मैंने बताया कि कभी डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट कर देता है कि भाई बिल चाहिए हमको, कोई निकाल के दो। ये सब ये ऑडिट चल रहा है हमारे क्लाइंट का। और कभी कभी पार्टी को रिक्वायरमेंट होती है, पार्टी बोली कि अरे हमारे पास वो बिल अभी तक आया नहीं है, आप ना एक काम करो वापस से भिजवाओ बिल, ठीक है। अगर आपने प्रॉपर फाइलिंग नहीं कर रखी है तो आपको वो पूरा ढूंढना पड़ेगा, पूरा। लेकिन अगर मेरे पास डिटेल्स है कि भाई इस महीने का बिल है, इस साल का बिल है, इस महीने का बिल है, ठीक है, और ये इनवॉइस नंबर है, ये पार्टी है, 10 फाइल मेरे पास पड़ी है, 10 में से वो साल उठाया, वो मंथ उठाया, वो फिर डेट के आसपास का देखा, हाँ भाई मेरे को इनवॉइस नंबर मिल गया, वो पार्टी सब मैच किया और पार्टी को भेज दिया। तो ये चीज़ समझिए आपको मीनिंग क्या होती है और एक इम्पोर्टेंस क्या होती है। इम्पोर्टेंस बहुत हार्ड है, ये मैं तो बहुत कम बता रहा हूँ लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा है। आप समझो ऑडिट में ना कैसा होता है, पोर्टल पे मेरे मान लो 4 बिल आ रहे हैं परचेस के, ठीक है, एग्जांपल 5 बिल पकड़ो, परचेस पे मेरे 5 बिल आ रहे हैं जिनका मैंने आईटीसी ले रखा है, लेकिन हार्ड कॉपी में मेरे पास सिर्फ 4 ही बिल आ रहे हैं। तो वो कैसा दिखेगा कि मैंने वो आईटीसी का फिर मेरे को देना पड़ेगा एक्सप्लेनेशन कि हार्ड कॉपी क्यों नहीं है इसका। और कल को अगर उन्होंने डिमांड निकाल दी उस चीज़ को लेके, तो फिर जब आपका केस चलेगा फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। बहुत बहुत लंबा प्रोसीजर है। आपने डॉक्यूमेंट्स फाइलिंग का जो प्रोसेस है वो फॉलो नहीं किया,
क्या पेनल्टी रहती है उसमें, वो सब फिर आपको झेलना पड़ेगा। तो बहुत लंबा प्रोसीजर है, उससे अच्छा बचने से अच्छा आप अपनी प्रॉपर फाइलिंग करो, अपना प्रॉपर उसका मेंटेन करो। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, फाइलिंग में कैसा है ना कि अभी एक महीने का, अभी पूरे साल के बिल पड़े हुए इसमें, अप्रैल से लेके मार्च तक के बिल पड़े हुए। अब मेरे को कोई बिल चेक करना है, जैसे कि जीएसटी ऑफिसर ने अभी बताया था कि ये बिल, उसने कुछ 4-5 बिल भेजे थे, बोल रही थी कि मिले नहीं है हमको हार्ड कॉपी में, आप मेरे को फोटो एक अलग से निकाल के भेजो। मैं ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मैं जाके पूरा महीने में बिल ढूंढूंगा। एक और उसका सिंपल तरीका होता है, नॉर्मली जो लोग ढूंढते हैं पूरे महीने में जाके, बट एक सिंपल तरीका होता है जो आप अगर आप फॉलो करो तो आपका जो काम है वो एकदम हाफ हो जाएगा। वो क्या होता है सुनो, जैसे ही मंथ एंड होता है ना, तो एक सेल्स का जो आपका लेजर होता है, लेजर, ठीक है, लेजर की बात कर रहा हूँ मैं, रजिस्टर की बात नहीं कर रहा। दो चीज़ होती है, एक होता है आपका सेल्स का रजिस्टर और एक होता है आपका सेल्स का लेजर। रजिस्टर में कैसा होता है कि मैं अगर सेल्स के रजिस्टर में जा रहा हूँ तो मुझे सिर्फ सेल्स ही दिखेगी। अगर कोई उसके अगेंस्ट में कोई क्रेडिट नोट पड़ा होगा तो वो नहीं दिखेगा, सेल्स के अगेंस्ट में कोई डेबिट नोट होगा तो वो नहीं दिखेगा, सिर्फ सेल्स दिखेगी। ऑन द अदर हैंड अगर मैं जा रहा हूँ सेल्स लेजर में, ठीक है, हर सेल्स का लेजर होता है, 25 का लेजर होता है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट हर चीज़ का लेजर होता है अलग से, लेकिन मेरे को सेल्स का लेजर देखना है पूरा। जैसे मैं लेजर में जाऊंगा, जैसे कि मान लो टैली में काम कर रहा हूँ, तो टैली में अगर मैं लेजर में जाऊंगा सेल्स के, तो मुझे सेल्स भी दिखेगी, उसके आगे में कोई क्रेडिट नोट होगा तो वो भी दिख जाएगा, सारी चीज़ें दिखेगी, डेबिट नोट होगा तो वो भी दिख जाएगा, ठीक है। सेल्स के अगेंस्ट में कोई पेमेंट आ रखा होगा तो वो भी दिख जाता है, ठीक है, अगर आप सेल्स का लेजर निकालोगे तो। लेकिन वो पार्टी वाइज दिखता है, उससे अच्छा आप यही निकालो, ठीक है। ये चीज़ समझी, अगर आप पार्टी वाइज निकालो तो आपको पेमेंट और ये मिलता है, पेमेंट और सेल्स ये सब दिखेगी, और अगर परचेस का है तो परचेस और पेमेंट वो सब दिखेगा, लेकिन वो अलग पार्टी, वो पार्टी का लेजर होता है, ये सेल्स का लेजर है। सेल्स के लेजर में आपको सेल्स दिखेगी, उसके आगे इसमें क्या डेबिट नोट क्रेडिट नोट है वो सब दिखेगा, और उनका नेट इफेक्ट क्या पड़ रहा है वो सब दिखेगा। ये चीज़ समझा। तो सेल्स का लेजर निकाल के आपको हर महीने के एंड में लगाना होता है। जैसे मैंने इस महीने का सेल्स का लेजर निकाला, उस सेल्स के साथ में मंथ के एंड में लगा दिया। तो मान लो कोई पार्टी मेरे को पार्टी बोल रही है, या फिर जीएसटी ऑफिसर बोल रहा है, या फिर ऑफिस में रिक्वायरमेंट है, या फिर क्लाइंट को चाहिए, उसने बोल दिया कि ये एक बिल है मेरे को ढूंढ के दो, कि आपके पास अपने पास है कि नहीं, चलो उतना बताओ, खाली अपने पास है या नहीं है उतना बता दो। तो मैं जाऊँगा, मंथ में चेक करने की जरूरत नहीं है, बस मंथ के एंड में वो लेजर लगा होगा, लेजर में मैं चेक करूंगा वो बिल डला है कि नहीं। अच्छा, चांसेस है कि कोई बिल मेरे पास होगा नहीं होगा, ठीक है, चांसेस है। तो उसमें क्या करते, जो लेजर आपने निकाला होगा 1-2 पेज का हो सकता है, ज़्यादा पेज का भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर बिल नंबर ऑफ बिल्स। तो मेरे साथ में सारे सिस्टम में मेरी एंट्री डली होती है, सिस्टम में मेरी ज़्यादातर एंट्री डली होती है। हार्ड कॉपी कभी कभी लेट आती है, जो नॉर्मल है काम में। तो जो भी बिल मेरे पास हार्ड कॉपी में भी है और मेरे पास मेरे सिस्टम में भी है, ठीक है, तो उसको मैं टिक कर दूंगा। जो बिल दिख रहा है टिक करूंगा, जो हार्ड कॉपी अवेलेबल नहीं है उसको ब्लैंक रखूंगा वैसे ही। फिर जो वो बिल आ जाएगा तब मैं टिक कर दूंगा उसको। ये चीज़ समझी। तो कल को अगर मुझे कोई बिल दिखाना है पार्टी को, जीएसटी ऑफिसर को, या फिर ऑफिस में कोई भी काम है, हार्ड कॉपी की जरूरत है, तो मैं मंथ एंड में जाऊंगा, वो लेजर को देखूंगा और चेक करूंगा वो बिल है या नहीं। उधर टिक किया है मतलब 99% चांस है वो मेरा बिल जो है मेरे इसमें मेरे हार्ड कॉपी में रहेगा। लेजर में है मतलब हार्ड कॉपी उसकी रहेगी। फिर जाके आपको बिल निकालना है, जो भी आपका पर्पज़ है आप वो पूरा कर सकते हो। तो ये चीज़ समझी, मीनिंग समझ गया, आपको इंपॉर्टेंस समझ गया। जो चीज़ आप सोच सकते हो ना वो सब कुछ, बिल कितने जगह पे काम आ सकता है फाइलिंग का। फिर कैसे की जाती है वो मैं बताता हूँ, बट अभी एक और चीज़ समझो। हार्ड कॉपी तो आप समझ लियो, लेकिन चलो हार्ड कॉपी कर लिया, अगर मैंने हार्ड कॉपी की फाइलिंग कर लिया तो सब खत्म हो गया क्या? तो ऐसा नहीं है। वही सेम चीज़ आपके सिस्टम में भी काम आता है। जब आप सिस्टम में काम करते हो तो सीन कैसा है, अब जो नए नए बंदे काम करते हैं ना, वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, एक ये ले लेंगे, कोई भी मान लो डॉक्यूमेंट आया उनके पास। अब मान लो जब मैं नया था तब भी मैं यही गलती करता था, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, आपने भी की होगी, जो लोग नए उन लोग ने की होगी, जिनको फाइलिंग का कंसेप्ट क्लियर नहीं था। कोई डॉक्यूमेंट आया, जैसे कि मान लो जीएसटी का काम चल रहा है, अभी क्या अप्रैल चल रहा है, तो अप्रैल का मान लो जीएसटी का काम चालू हो गया है, अभी क्लाइंट्स के बिल आने चालू हो जाएंगे। जैसे कि अभी मेरे को कौन सा बिल आएगा, मार्च का बिल आएगा, अप्रैल का महीना चल रहा है तो मार्च की रिटर्न जाएगी अभी जीएसटी R1 और 3B की, तो मार्च का मुझे बिल आएगा, सेल का बिल, परचेस का बिल। तो वो सेल का बिल है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए सेल का बिल है, मैंने वहाँ से उठाया, अभी क्लाइंट ने मेरे को भेजा हुआ मेल पे, ठीक है, क्लाइंट ने मुझे मेल पे बिल भेजा है, मैंने उसको उठाया, वहाँ से डाउनलोड किया, वो मेरे डाउनलोड चले जाएगा, डाउनलोड से उठाया वहाँ से, फिर मेरा जहाँ पे भी मेरे सारे क्लाइंट्स का डाटा रखा होता है उस फोल्डर में मैं जाऊँगा, वहाँ पे किस क्लाइंट का डाटा आया है, मान लो
पीके एंटरप्राइजेस करके एक पार्टी है जिसका बिल मुझे आया है जीएसटी का काम के लिए। तो उस फोल्डर में गया क्लाइंट के, फिर वहाँ पे अलग अलग फोल्डर रखे होंगे, ठीक है। जैसे कि इनकम टैक्स का फोल्डर होगा, जीएसटी का फोल्डर होगा, प्रोफेशनल टैक्स का होगा, एडवांस टैक्स का होगा, फिर आरओसी का होगा, ऐसे दुनिया भर के उसमें फोल्डर रखे होंगे। मैं कौन सा काम कर रहा हूँ, जीएसटी का, तो फिर मैं जीएसटी वाले फोल्डर में जाऊँगा। जीएसटी फोल्डर में कौन से साल का काम कर रहा हूँ मैं अभी, 24-25 का, ठीक है। 24-25 अभी 24-25 एंड हो जाएगा, अभी ये मार्च का काम होते ही। तो 24-25 का काम कर रहा हूँ तो 24-25 में जाऊँगा। 24-25 में कौन सा महीने का काम कर रहा हूँ, मार्च का, तो मार्च महीने में जाऊँगा। अच्छा, मार्च महीने में गया, उसके बाद वो क्या है, डॉक्यूमेंट क्या है, कौन किस चीज़ का डॉक्यूमेंट है, सेल का है, परचेस का है, जेवी है, क्या है, बैंक है, क्या है, तो मानो सेल का बिल है, तो सेल के फोल्डर में जाऊँगा। फिर वहाँ पे जाके मैं वो बिल को पेस्ट करूँगा। ऐसा सिस्टम रहता है, ठीक है। तो आपको ये प्रॉपर फाइलिंग, आपको लग रहा होगा यार कितना लेंदी काम है, ये बहुत नॉर्मल है। मतलब वो प्रोसीजर सुनने में आपको लग रहा होगा कि यार बहुत लंबा प्रोसीजर, बट आप जब काम करोगे ना वो कुछ नहीं लगेगा, कुछ नहीं। मतलब वो ऐसा लगेगा यार कि तो कॉमन सेंस, इतना तो पता ही होना चाहिए सबको, ठीक है। तो ये ऐसा नॉर्मल सिनेरियो रहेगा, उतना ज़्यादा टेंशन लो मत उसका, ठीक है। ये समझ गए मीनिंग, इंपॉर्टेंस, और ये क्यों की जाती है आपका हार्ड कॉपी में क्यों करते हैं वो समझा आपको, और इसमें सिस्टम में क्यों की जाती है, अपने सिस्टम में करने का पर्पस समझिए। सिर्फ ऐसे नहीं कि जीएसटी के काम के लिए ही आपको यूज़ में आने वाला है, बाकी किधर कभी कभी क्लाइंट को सॉफ्ट कॉपी भी चाहिए होती है, तो ऐसा तो नहीं हार्ड कॉपी ढूंढ के उसका पीडीएफ निकाल के दोगे, नहीं। जो पीडीएफ आपके पास पड़ी है वही देनी होती है क्लाइंट को, बट उसके लिए ज़रूरी है कि आप ठीक से रखो डॉक्यूमेंट को जगह पे, ऐसे नहीं किधर भी डाल रहे हो। मैं तो पहले क्या करता था, जब मैं नया नया था तो मैं डाउनलोड करके ना जहाँ जगह मिली वहीं पेस्ट कर दिया, क्लाइंट के फोल्डर में गया वहीं पेस्ट कर दिया। और फिर सर पूछते यार यहाँ पे क्यों डॉक्यूमेंट रखा है, तो मैंने सर कहाँ रखना है फिर, तो सर ने मुझे वापस से फाइलिंग को बिठा दिया, बोला वापस से फाइलिंग करो। फिर पूरा हफ्ता भर मैंने फाइलिंग की वापस से, फिर वो कंसेप्ट समझा पूरा, सर ने सब चीज़ बताया। एक सॉरी, ठीक है, ये चीज़ समझी। अब और एक इसमें चीज़ समझो, इसके बाद मैं बताता हूँ फाइलिंग कैसे करते हैं। अब जो मेरा सेल का बिल आ रहा है, सेल का बिल आ रहा है, परचेस का बिल आ रहा है, और जो भी चीज़ें हैं, तो सिर्फ जब मेरा सेल का बिल आ रहा है तो सिर्फ सेल का बिल नहीं होता है, साथ में दुनिया भर के डॉक्यूमेंट्स साथ में अटैच होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो मेरा सेल का बिल है, तो उसके साथ में मेरा अगर गुड्स का सप्लाई हो रहा है 50,000 से ज़्यादा का, तो उसमें मेरे साथ में ईवे बिल रहेगा। मेरी पार्टी अगर जिस भी पार्टी से अगर मैं 5 करोड़ से ज़्यादा का अगर मेरा टर्नओवर है, तो मेरा ये भी रहेगा, उसके साथ में क्या कहते हैं उसको, इनवॉइसिंग भी रहेगी, ईवे बिल रहेगा, इनवॉइस रहेगा। फिर अगर जो चीज़ मैं बेच रहा हूँ गुड्स है और उसका वेट करवाना ज़रूरी है, तो उसका फिर काटा पर्ची रहेगी। काटा पर्ची लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, प्रोफेशनली आप अगर बोलोगे तो उसको बोलते हैं वेट रिसिप्ट, ठीक है। वेट वजन वाला जो होता है, वेट रिसिप्ट ज़्यादातर तो कंपनी के पास होता है, बट जो जिन कंपनी के पास वेट मशीन नहीं होती है वो किसी और जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वेट करने वाला, उनके पास जाते हैं, वेट करवाते हैं अपने गुड्स का। एक गुड्स का करवाएंगे, फिर एक एम्प्टी ट्रक का करवाएंगे, उसके बाद दोनों का साथ में करवाएंगे। जैसे 3 चीज़ें होती है, इन दोनों का मिला के इसके बराबर होना चाहिए, यानी कि आपका खाली गुड्स का एक जो आपका वेट है वो, और खाली गाड़ी का जो वेट है वो, दोनों का मिला के आपका ग्रॉस वेट होना चाहिए बराबर, ठीक है। छोटी सी पर्ची आती है, वो भी मैं बताऊंगा सब कैसे दिखती है, पहले अभी इतना चीज़ समझ के लो। ये समझा क्या क्या बोला मैंने, ई वे बिल, इनवॉइस, काटा पर्ची, साथ में डिलीवरी चालान रहेगा तो कुछ वो। और अगर मान लो परफॉर्मा इनवॉइस को आपने भेजा होगा पार्टी को, सेल करने से पहले परफॉर्मा इनवॉइस भेजते कभी कभी, ठीक है। और जब आप परचेस करने वाले होते हो किसी से, तो आप उनको पीओ भेजते हो, ये चीज़ समझी। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स जो लगते हैं अपने को डेली यूज़ में। और अच्छा, कितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको क्यों ना है अटैच, आपके सेल बिल के साथ में, परचेज बिल के साथ में, कितने भी डॉक्यूमेंट्स क्यों ना अटैच हो, कितने भी, टॉप पे जो बिल रहेगा वो हमेशा आपका सेल या परचेस का बिल होना चाहिए। जैसे मान लो अगर सेल का बिल है तो हमेशा टॉप पे सेल बिल रहेगा, अदर अटैचमेंट जो भी है वो उसके नीचे रहेंगे हमेशा, ठीक है। मैं जैसे पेज फोल्ड करो तो मुझे सेल का बिल मेरे ऊपर टॉप पे दिखना चाहिए, और अगर परचेस का काम करो तो परचेस का बिल टॉप पे दिखना चाहिए, बाकी जितने भी अदर डॉक्यूमेंट्स है वो सब नीचे, ठीक है। ये चीज़ समझी। अब फाइनल चीज़ समझ के लो कि फाइलिंग कैसे की जाती है। आपको मैंने मीनिंग बताया, इंपॉर्टेंस बताया, हार्ड कॉपी की करते हैं, सॉफ्टवेयर सिस्टम में कैसे करते हैं वो चीज़ समझा। अब जो अपना फाइलिंग करी कैसे जाती है वो बता रहा हूँ मैं। अब चीज़ ये ध्यान से समझ के लो, वरना गड़बड़ करोगे यहाँ पे। मेरे पास बिल है, मैं अभी सेल का बिल का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ठीक है। मैंने जो इससे पहले लेक्चर हुए थे उसमें सब साफ समझाया सबको कि सेल का बिल समझो अच्छे से।
एक बार आपको सेल का बिल समझ गया, आप परचेज भी समझ जाओगे, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, सारी चीज़ आप अच्छे से समझ जाओगे। बस एक बार सेल के बिल को अच्छे से समझो। अब मेरे पास सेल का बिल है, ठीक है। मैं सिर्फ एक महीने का समझा रहा हूँ, बाकी पूरे साल का आप समझ जाओगे और पूरे महीने का भी समझ जाओगे। एक महीने की चीज़ समझा रहा हूँ मेरे पास, अभी आपको मैं सिर्फ एक महीने की चीज़ समझा रहा हूँ। मेरे पास जैसे कि मान लो अभी चल रहा है मार्च, अप्रैल का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अप्रैल चल रहा है, मान लो फॉर सपोज, अभी तो चल ही रहा है वैसे, बट जीएसटी रिटर्न के हिसाब से तो मार्च चल रहा है, बट अभी तो अपना अप्रैल का महीना चल रहा है। तो अप्रैल के महीने में मेरे मान लो 30 बिल है। 30 बिल है, पहला बिल का नंबर 1 है, दूसरे बिल का नंबर 2 है, तीसरे बिल का नंबर 3 है। हर दिन में एक एक बिल आया है। 1 नंबर का जो बिल है उसकी तारीख है 1, फिर 2 नंबर का जो बिल है उसकी तारीख रहेगी 2। मतलब आई है, मैं खुद से नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसा बोल रहा हूँ मैं, जस्ट एग्जाम्पल के लिए मान के चलो। तो 1 नंबर का जो बिल आया है उसकी तारीख है 1, दूसरे नंबर का जो बिल है उसकी तारीख है 2, और तीसरे नंबर का जो बिल है उसकी तारीख है 3, डेट है 3, ठीक है। अब सब 1 नंबर का जो बिल है मेरे पास 1 मार्च 2025 का जो बिल रहेगा वो रहेगा मेरा एकदम टॉप पे। उसके बाद 2 नंबर का जो बिल है वो रहेगा उसके नीचे, 3 नंबर का जो बिल रहेगा वो उसके नीचे, ठीक है। डेट वाइज जा रहे हैं। अब इसमें अलग अलग प्रायोरिटीज आती है। प्रायोरिटीज मतलब क्या? सबसे पहले तो मैं जितने भी बिल्स हैं उनको हमेशा सीक्वेंस में रखूंगा। अच्छा, आपको दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मान लो 1 तारीख को मैंने गलती से 2 नंबर का बिल बना दिया और 4 तारीख को मैंने 1 नंबर का बिल बना दिया, तो क्या? तो ऐसी गलती नहीं की जाती है। जो छोटे मोटे होते हैं ना जनरल अकाउंटेंट, वो गलती करते हैं। हम प्रोफेशनल लेवल पे ऐसी गलती नहीं करते। और अगर गलती हो भी गई है तो उसको अगले महीने ठीक कर देते हैं, ठीक है। उसका बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये चीज़ समझी। और सामने वाली पार्टी भी एक्सेप्ट नहीं करती है वैसे भी बिल, अगर ऐसा बिल अगर आप आगे पीछे भेज रहे हो तो ये चीज़ समझिए आपको। पहले सबसे ऊपर कौन सा बिल रहेगा मेरा? सेल का 1 नंबर का, डेट वाइज 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, ठीक है। और फिर 1 नंबर का बिल दूसरे उसके नीचे रहेगा, 2 नंबर का बिल उसके नीचे रहेगा, 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का, ऐसे बिल रहेगा एक के नीचे एक। और हाँ, डॉक्यूमेंट सब अटैच में रहेगा स्टेपल मार के प्रॉपर। और सबसे टॉप पे कौन सा रहेगा? भले कितने भी अटैचमेंट्स हो, सबसे टॉप पे मेरा बिल कौन सा रहेगा? सेल का, ठीक है। मैं यहाँ पे सेल का एग्जांपल ले रहा हूँ, परचेस आप अपने आप समझ जाओगे। ये सेम परचेस में भी है, ये चीज़ समझी। अच्छा, किसी का कंसर्न आया कि भाई एक ही डेट में 2 बिल रहेगा, तो मैंने क्या बोला? डेट वाइज रखना है। फर्स्ट आपका ये रहेगा क्राइटेरिया, सेकंड क्राइटेरिया क्या रहेगा आपका? इनवॉइस नंबर वाइज, ठीक है। तो पहला क्राइटेरिया मैंने फॉलो किया, जैसे कि 1 तारीख की डेट है, ठीक है, वो हो गया। फिर उसके बाद मान लो एक ही तारीख में 2 बिल आ रहे हैं, 1 नंबर का भी आ रहा है, 2 नंबर का भी आ रहा है, तो क्या? तो 1 नंबर का टॉप पे रहेगा, उसके नीचे 2 नंबर का रहेगा, हो गया सिंपल। अटैचमेंट साथ में रखनी है। टॉप पे आपका कौन सा बिल रहेगा वो मैंने बता दिया, ठीक है। इतनी चीज समझ गए। अच्छा, क्रेडिट नोट एक समझो, क्रेडिट नोट डेबिट नोट आता है, उसका भी अलग से मैंने बताया है। नेक्स्ट जो बिल आएगा या इसके बाद जो अपना लेक्चर आने वाला है, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स का प्रॉपर मीनिंग, कैसे दिखते हैं, क्या क्या चीज़ देखनी होती है, वो सब मैं बताने वाला हूँ। अभी इतना समझ के लो। सेल बिल के साथ में मेरा क्रेडिट नोट रहता है, यानी कि मेरी सेल्स रिटर्न। अगर मेरी परचेस रिटर्न रहती है तो फिर मेरे पास डेबिट नोट रहेगा, ठीक है। फिलहाल के लिए बस इतना समझो। अभी मान लो कि दिसंबर में मैंने कोई दिसंबर 24 में मेरा कोई सेल्स हुआ था, और अभी मार्च में मैंने उसका क्रेडिट नोट इशू किया है। तो भले बिल दिसंबर का था, भले जो बिल है वो दिसंबर का था सेल्स का, लेकिन जो क्रेडिट नोट अभी कब इशू हुआ है? मार्च में। तो वो बिल, जो वो क्रेडिट नोट है, आप उसी बिल के साथ में नीचे लगा दोगे। कहाँ लगाओगे? नीचे, ऊपर नहीं लगाना है, नीचे, ठीक है। अगर किसी स्पेसिफिक बिल के अगेंस्ट में क्रेडिट नोट इशू हुआ है तो, ठीक है। जैसे कि मान लो मेरा एक बिल था 90,000 का बनना चाहिए था, मैंने गलती से बना दिया 1 लाख का, तो 10,000 रुपये फिर मुझे रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न हो जाएगी 10,000 की। भले ही मैं महीना 2 महीना बाद इशू कर रहा हूँ, लेकिन जिस बिल के अगेंस्ट, किसी स्पेसिफिक बिल के अगेंस्ट में अगर वो इशू हुआ है तो उसके नीचे रहेगा। उसके बाद मान लो कभी कभी क्या होता है ना, पार्टी से एकदम पूरे साल का ना एक साथ चेक करते हैं कि यार किसी बिल में 100 रुपये एक्स्ट्रा चला गया, किसी बिल में 10 रुपये एक्स्ट्रा चला गया, तो वो क्या करते हैं? एक ही साथ में क्रेडिट नोट इशू कर देते हैं पूरे साल का। तो वो किसी स्पेसिफिक बिल के अगेंस्ट में नहीं है, पूरे साल के एक साथ कंसोलिडेटेड हो, क्या बोलते हैं, मैं वर्ड्स में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ, थोड़ा सा समझ लेना। तो वो पूरे साल के बिल के अगेंस्ट में है, तो वो जो अपनी जो डेट है वो एज इट इज उस डेट के हिसाब से चलेगा। तो वो किसी स्पेसिफिक बिल के अगेंस्ट में नहीं रहेगा, ठीक है। नहीं आपको उसको स्टैपल करके किसी बिल के अगेंस्ट में लगाना, क्योंकि वो पूरे साल में जितने बिल्स हुए हैं उसमें जितनी अमाउंट एक्स्ट्रा गई है उसके लिए अपने इशू किया, समझे। 2 टाइप के क्रेडिट नोट होते हैं, डेबिट नोट भी सेम और क्रेडिट नोट भी सेम, 2 टाइप के होते हैं। ये एक या तो किसी स्पेसिफिक बिल के अगेंस्ट में जा रहा है, या तो फिर पूरे साल में जो आपके बिल्स चले गए उसमें कोई डिफरेंस है तो उसका एक क्रेडिट नोट या डेबिट नोट जो भी है बनता है, ठीक है। इतनी चीज़ समझ गए।
मीनिंग समझा दिया मैंने आपको, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस समझा दिया और फाइलिंग कैसे की जाती है, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स कैसे दिखते हैं, उनका क्या मीनिंग है, डॉक्यूमेंट्स दिखते कैसे हैं और उनकी डिटेलिंग क्या क्या चेक करनी होती है, एकदम डिटेलिंग बारीक बारीक चीज़ें, वो मैं इसके अगले वाले लेक्चर में बताऊंगा। ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो, ताकि आपको टाइम मिले, आप छोटे मोटे लेक्चर आराम से लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको मीनिंग टाइप एक चीज मैं एक बार मैं चेक कर लूँ सारी चीज़ें हो गई क्या, ठीक है। अगले लेक्चर इसी के बाद होगा जस्ट। बाकी आज के लिए इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी दूसरा लेक्चर इसके बाद मैं रिकॉर्ड करके डालूंगा। और कुछ भी क्यूरी होगी, ठीक है, नोट्स बनाओ अपने प्रॉपर। कुछ क्यूरी होगी तो एक साथ सारे नोट्स क्यूरी लिखो, पूरा लेक्चर देखो, एक साथ सारे क्यूरी नोट करो, उसके बाद मुझे पूछो कि भाई ये सारी क्यूरी है मेरी, एक साथ सॉल्व कर दे। इंस्टाग्राम पे मैसेज करो चलेगा, टेलीग्राम पे कर दो चलेगा, यूट्यूब पे मत करना मैसेज, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत, एक तो मैसेज भी लेट आता है यूट्यूब का, वो नोटिफिकेशन, कमेंट का जो रिप्लाई बहुत लेट आता है। तो इंस्टाग्राम है और एक टेलीग्राम है, यहाँ पे कर, ये कहाँ पे कर देना, तो मैं फटाफट रिप्लाई भी दे दूंगा उसका, ठीक है। चलो मिलता है।